अस्सलामुअलैकुम। आज इस लेक्चर के अंदर एक और चैप्टर को स्टार्ट किया है जिसके अंदर न्यूमेरिकल हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर था वो भी ट्रांसफार्मर के ऊपर था। अब जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल हैं। तो आज इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हैं जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो आपके पास डेटा है वो असल में पर यूनिट के अंदर गिवन है और पर यूनिट वाला काम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो सवाल है उसकी नौइयत थोड़ी सी चेंज है और इसके अंदर भी कुछ ट्रिक्स हैं जो अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए सारे पेपर आसान हो जाएंगे करने के लिए। जो सवाल होंगे आसान हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? टू सिंगल फेज मतलब कि दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है रेटेड विद, उनकी पावर आपको ये दे दी गई है, हैव पर यूनिट लीकेज इम्पिडेंस, मतलब कि आप उसकी क्या दे दी गई है, लीकेज इम्पिडेंस दे दी गई है। आपके पास Z आपको दे दिया गया है, ठीक है ना, पर यूनिट के अंदर। व्हाट इज द लार्जेस्ट KVA that can be delivered by the parallel combination of these transformer without overloading anyone। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबको पता है कि जिस तरह मैं एक मिसाल दे दूं, रेजिस्टेंस है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाती हैं, ये डिवाइड में इनका कुछ इक्विवेलेंट आता है, लेकिन ये मिसाल अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसको हटाने के लिए मैं एक दे देता हूँ, रेजिस्टर है, ठीक है, एक रेजिस्टर है, इसको अगर आप ऐड कर देंगे सीरीज़ के अंदर तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इनको आप किसके अंदर कर रहे हैं, आप इसको सीरीज़ में ऐड कर दें, ठीक है ना। तो सीरीज़ में जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो खैर ये वाली मिसाल भी सही नहीं है, इसको हम पैरेलल में ऐड करते, कैपेसिटर को आप ऐड कर दे पैरेलली, ठीक है ना, तो ये सीरीज़ में आ जाएंगे। तो आप ये सोच लें कि आपके पास वोल्टेजेज हैं, ये कोई दो ट्रांसफार्मर हैं, दो वोल्टेज सोर्सेज, अगर आप उनको पैरेलल में लगाएंगे तो ये ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं। इसी तरीके से आप यही सोचें कि आपके पास टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, वो कनेक्ट हुए हुए हैं कुछ इस तरीके से, कि ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, इस तरीके से कनेक्ट हुए हैं। जो पावर होती है, पावर इनकी सम हो जाती है। अगर पावर कितनी है, 1500 है प्लस 500, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये 1500 KVA समझाने के लिए, ठीक है ना। अब ये डिलीवर कितनी देर कर सकते हैं, अब ये पूरी की पूरी 1500 तो पूरी डिलीवर कर नहीं पाएगा, ये कुछ ना कुछ कम डिलीवर करेगा, ठीक है ना। अब जो हमारी पावर आनी चाहिए वो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का आंसर 1500 से ज़्यादा आएगा तो उसका मतलब ये है कि उसने सवाल गलत सॉल्व किया है। और यही काम आप एक और मरतबा करके देख सकते हैं। अगर इनको माइनस करवा दें तो रेंज आ जाएगी 500, मतलब कि 500 से लेकर 1500 के दरमियान इनकी रेटिंग होगी, कि इतने के दरमियान अगर आपका आंसर आएगा तो आपका आंसर हो सकता है कि ठीक हो, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर आप आके देखेंगे तो आपके पास दो डेटा हैं। तो दो डेटा के अंदर मुताबिक आपके पास S1 गिवन है, कितना है, एक है 1000 KVA, 1000 KVA, और S2 आपके पास गिवन है 500 KVA, ठीक है ना। 500 KVA आपके पास गिवन है। पहली वाली जो इम्पीडेंस है Z A आपके पास कितना गिवन है, ये पर यूनिट के अंदर है, ठीक है, 06 ओम्स, साथ में J भी आएगा, और यहाँ पर ZB आपके पास गिवन है 0.025 टाइम 0.08, ठीक है, 0.08 ओम्स। तो ये आपके पास दो डेटा है, वो आपने इस तरीके से लिख लिया। अब पावर आपको निकालनी है, लार्जेस्ट पावर, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि लार्जेस्ट पावर आपको निकालनी है KVA के अंदर, ठीक है ना, लार्जेस्ट पावर निकालनी है KVA के अंदर। तो अब क्या करेंगे, अब इस सेंस के अंदर अब हमें कुछ चीज़ें हैं वो निकालनी होंगी, और इससे पहले जो पॉइंट है वो आपको नोट करते हुए जाना है। पहला पॉइंट ये है कि ये आपके पास अगर Z पर यूनिट के अंदर होता है
अगर z पर यूनिट के अंदर होता है तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको सबसे पहले एक इनिशियल बेस बनानी होगी पावर की आपको बेस बनानी होगी वी बी के नाम से। वी बी के नाम से जब आप इसकी बेस बनाएंगे तो आपने देखना सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। आपने देखा कि इस वाले की पावर सबसे ज़्यादा है, तो आपने पावर बना ली इसको बेस के वी ए। ठीक है, आपने इसको बेस बना ली है। अब आपको कैलकुलेट करना है z। ठीक है ना, सिंपल आप z को कैलकुलेट करेंगे वो पर यूनिट से ख़त्म हो जाएगा। तो z a के नाम से मैं इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो जो भी आपके पास होगी, जो आपकी एक्चुअल पावर होगी, ठीक है ना, एक्चुअल पावर जो होगी, अगर मैं इसको लिख दूँ Z1 S1/SB, ठीक है ना, इंटू ZA, ये पर यूनिट वाली है। ठीक है ना, ये पर यूनिट वाली है। इसको आप कैलकुलेट कर लें इस तरीके से 1000/1000, तो आंसर तो सेम आएगा। ठीक है ना, तो मुझे इसको लिखने की नीड ही नहीं है। तो इस बस ये मैंने आपको एक फॉर्मूला सिंपल से ये बता दिया है कि ये एक्चुअल पावर इस तरीके से निकल के आएगी, बेस निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं ZA लिख देता हूँ, वही लिख दूंगा जो कि मेरा आंसर आया था, बिल्कुल वही वाला 0.02 प्लस 0.06, ठीक है ना, ओम्स, और साथ में J। अब यहाँ पर ZB निकालना है, फार्मूला आपको लगाना है वही वाला जो अभी मैंने आपको बताया। तो ZB आप निकाल रहे हैं इस तरीके से। तो अब पावर कितनी है, 1000 वाली है। ठीक है ना, तो अच्छा यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया, बेस ऊपर जाएगी और एक्चुअल नीचे आएगी। वहाँ पे पर यूनिट वाला सिस्टम है नहीं खैर, अभी ये डिफरेंट फार्मूला है। तो ZS एक्चुअल जो एक्स आपके पास जो भी पावर होगी वो आपको निकालनी होगी। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ, तो जो भी आप यूज़ करेंगे बस आपने वो यूज़ करनी है। ठीक है, और अपॉन आप यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, या ZB बल्कि मैं बोल देता हूँ ऊपर, क्योंकि बेस हम यूज़ करेंगे, और नीचे S, नीचे सिंपल S लिख दिया है मैंने। S जो आप सब्सटेंस यूज़ करेंगे आप वहाँ पे लिख देंगे। तो मैं Z बेस अपॉन, अब S कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, S2 मैंने लिख दिया है यहाँ पर, S2, और यहाँ पे ZB लिख देंगे हम। ठीक है ना, तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, Z बेस आपका कितना है, 1000 है, अपॉन 500, क्योंकि एक्चुअल इसकी 500 थी पावर। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर ZB आपके पास क्या है, 0.025 प्लस 0.08 टाइम J। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, सॉल्व करने पर 0.25 है तो ये 0.05 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना है बस। और ये 0.8 है, 0.08 है तो ये 0.16 बन जाएगा। इसको मैंने यहाँ से ऐसे निकाल लिया। ठीक है, जिसको अगर इश्यू हो रहा है तो वो कैलकुलेटर में डाल ले, उसको आंसर निकल के यही मिल जाएगा। ठीक है, आपने ये काम कर लिया। अब एक रिलेशन है, अगर मैं आपको बोलूँ कि CDR आपको लगाना है, क्योंकि देखिए पैरेलल कनेक्टेड है ना। ऐसे ही मिसाल ले लें, अभी जैसे कि आप इसको सोचें, ऐसे सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे रजिस्टर लगाए हुए। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि CDR लगा दो यहाँ पे, तो आप रजिस्टर पे तो आराम से लगा लोगे, ऐसा ही है। तो ये आप क्योंकि देखें, अब जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होंगे। ठीक है, और ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट होंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास लोड आ जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ, अभी इस पॉइंट को मैं अगर हटा देता हूँ, तो ये दोनों पॉइंट कैसे हैं आपस में, ये पॉइंट और ये पॉइंट पैरेलल है। तो मतलब कि आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, रेजिस्टेंस भी आपके पास किसके अंदर आ गई है, पैरेलल के अंदर आ गई है। तो मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि पैरेलल के अंदर आपने CDR अप्लाई करना है। तो CDR अप्लाई करना है, अगर आप मैं बोलूँ कि आपको I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Z2 होता है। तो Z2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, अपॉन इन सबको नीचे सम कर देते हैं, और इंटू I टोटल, ऐसा ही होता है। और मैं कह दूं कि फिर आप इसको बोथ साइड V से मल्टीप्लाई करवा दें, VI इज इक्वल टू Z2। ये असल में फॉर्मूला है, मैंने डायरेक्ट लिखवाया नहीं है, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, बस वो करवा रहा हूँ ताकि भूल जाएं तो आप इसको कर सकेंगे। IT ये हो गया। अब एक मिनट जरा,
यहाँ पे आ गए हम लोग, और ये आप किसके बराबर होता है, वी आई असल में बराबर होता है वी वन के, एस के, ठीक है ना। एस वन इज इक्वल्स टू जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू, और सिंपल यहाँ पे एस आ गया। अब आपको निकालना है एस निकालना है, ठीक है, इन शॉर्ट सिंपल एस निकालना है। यहाँ पे यही कर देंगे, तो एस इज इक्वल्स टू एस वन इंटू जेड वन प्लस जेड टू अपॉन जेड टू। अब आपको अगर S2 निकालना होगा तो यहाँ पर आपको S2 करना होगा और यहाँ पे आपको Z1 करना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। अब हम पहले निकालेंगे Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 किस तरीके से निकलेगा, 0.02 और 0.06, 0.02 0.02 प्लस 0.06 प्लस, और उस वाले का आया था 0.05 और ये आया था 0.16 10 के, यहाँ पर भी ये, ठीक है। इनको एडअप कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 0.07 प्लस और 0.22, 0.22 टाइम जे, सही है। और ये ओम्स के अंदर होगा, आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर लें या चाहें तो ना करें, आप कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट रखें और आंसर निकाल लें। अब हम आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर की कैलकुलेशन की तरफ। तो अभी हम निकाल रहे हैं S1, ठीक है ना। तो मैं फिर यहाँ पे ऐसा करता हूँ, लिख भी देता हूँ कि अभी हम S निकाल रहे हैं, और S1 मेरा कितना है, 1000 है, 1000 इंटू 0.07 प्लस 0.22 अपॉन 0.05, क्योंकि मैं अभी S1 निकाल रहा हूँ ना, मैं अभी ये निकाल रहा हूँ असल में, क्योंकि मैंने पावर S1 वाली यूज़ की हुई है। 0.05 प्लस 0.16 टाइम जे, यहाँ पर भी जे लगेगा। यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से 1000 और मल्टीप्लाई करके इस वाले फॉर्म में आ जाऊँगा, 0.07 प्लस 0.22 टाइम आई अपॉन 0.05 प्लस 0.16 टाइम आई। तो अच्छा, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, 0.22 और 0.0, अच्छा ये 0.16 है, सही है, 0.16। तो ये निकल के आ गया 1377। अच्छा, एंगल आप देखें तो -0.29, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो 1377.24 आ रहा है आपके पास आंसर, तो 1377 एस इज इक्वल टू 1377.24 KVA, ठीक है। KVA मैंने के क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 1000 किलो था, तो मैंने के इसलिए यहाँ पे लगा दिया। एक पावर आपकी ये निकल के आ गई, मैं यहाँ पे 1 का नाम दे देता हूँ इसको। अब 2 निकाल रहे हैं, सिंपल यही चीज़ करते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे, या कॉपी नहीं करता, हम इसको लिख ही लेते हैं। तो इसको मैं इस पेन से लिखता हूँ ताकि अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ऐसे इक्वल्स टू 500, ठीक है, इंटू 0.07 प्लस 0.22 टाइम जे अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.02 प्लस 0.06, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, यहाँ लिखा हुआ है ये वाला फॉर्म। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है और मैं यहाँ से अब निकाल लूँगा इसकी वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने चेंजेस करने हैं इसको, 0.06 और यहाँ पे 0.2, ठीक है, एंड यहाँ पर 500 मुझे करना है, 500 किया तो 1825 और एंगल 0.78, तो 0 ले लेंगे, 1825.1, 1825 1S, आई थिंक इतना ही था आपके पास, ये भी KVA के अंदर आ गया। अब आपको लार्जेस्ट रेटिंग इसके अंदर से कैलकुलेट करनी है, लार्जेस्ट, बस ये देखना कंपेयर करवाना है। आपने ये लिख लिया है, और मैंने आपको अभी बताया था कि इनको आपने जब वो करना होगा, आई थिंक मैंने शायद मिटा दिया है। तो जो हमने अपनी रेंज बनाई थी, वो रेंज क्या बनाई थी, 500 KVA से 1500 KVA तक, इनके दरमियान देख रहे हैं कौन सा आपका रेटिंग ठीक है। इसके मुताबिक जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका जो ये वाला ऑप्शन है,
जो ये आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर आ रहा है और ये इस रेंज से आउट हो गया है। तो मेरा जो आंसर है वो क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो लार्जेस्ट केवीए रेटिंग इक्वल्स टू 1377.24 केवीए विच इज़ डिलीवरेबल, ठीक है ना, मतलब कि जो कि डिलीवर की जा सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो इस हिसाब से आपका जो पहला न्यूमेरिकल है वो हो गया है एंड, और इसके अंदर और कुछ था नहीं, बस जो चीज़ें थी वो हमने बता दी हैं। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल है, वो भी कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर ताकि चीज़ें कम से कम ही रह जाएं। तो यहाँ पर आपको सवाल तो ये दे दिया गया, लेकिन अब इसके अंदर फाइंड क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले बता दूँ कि आपको जो फाइंड करना है वो पार्ट ए के अंदर है, वो नो लोड सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है ना, आपको नो लोड सर्कुलेटिंग करंट फाइंड करना है। और बी में आपको, और साथ में ओहमिक पावर भी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, ओहमिक पावर, ओहमिक लॉस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंड बी में आपको मालूम करना है टर्मिनल वोल्टेजेस, वीटी मालूम करना है एट सेकेंडरी। ये बुक में लिखा हुआ है, मेरे पास ही क्रॉप हुआ हुआ है असल में। तो एट सेकेंडरी पे आपको ये मालूम करना है, सही है। तो अब यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, दो सर्किट्स हैं, ठीक है, 1.52 के अंदर। और अब यहाँ पर आपको जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, दो डेटा आपके पास गिवन है, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ZEA, मतलब कि अगर आप परसेंटेज के अंदर इसको देख रहे हैं तो आपने बस समझ जाना है कि ये आपके पास किसके अंदर गिवन है, ये आपको गिवन है पर यूनिट के अंदर आपको गिवन है, सही है। तो आई सर्कुलेटिंग जो निकलता है, मैं पहले फार्मूला डिस्कस कर लूँ फिर इसके बाद हम चलते हैं। आई सर्कुलेटिंग इस तरह से निकलता है, आई सर्कुलेटिंग इज इक्वल्स टू, जो भी आपके पास हायर होगा ना, मैं डेल भी लिख रहा हूँ, तो हायर माइनस लोअर लिखते हैं, ठीक है ना, ये वोल्टेजेस हैं अपॉन इम्पीडेंस को सम करना है, तो ये ZT में यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे आपके पास सारी का सारा जो डेटा है वो किसके अंदर है, एक्चुअल वैल्यू के अंदर है, बट जो इम्पीडेंस है वो किसके अंदर है, वो पर यूनिट के अंदर है, परसेंटेज में दे दिया ना, पर यूनिट के अंदर आपके पास दे दिया गया है। तो इसको हमें करना होगा कन्वर्ट एक्चुअल के अंदर, तो पहले हम इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। और 1.5 और 4 ये है आपके पास, तो मैं ZA लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, 1.5 प्लस 4J, ये परसेंटेज के अंदर है, और ZB आपके पास था 1 प्लस 5J परसेंटेज के अंदर। सबको पता है कि जो Z पर यूनिट है वो किसके बराबर होता है, ये दोनों पर यूनिट के अंदर हैं, ठीक है ना, ये पर यूनिट के अंदर है आपके पास। ठीक है, ये Z पर यूनिट के अंदर है, और Z एक्चुअल, Z बेस, ठीक है ना। तो Z बेस अभी हमें निकालनी पड़ेगी, तो Z बेस कैसे निकालेंगे, Z बेस निकालने के लिए दो तरीके हैं, ब्रेक कर लेते हैं इसको। पावर देख लेते हैं, पावर क्या क्या थी, एक है 100 kV और एक दूसरा है 20 kVA, ठीक है। अच्छा, जो हमें फाइंड करना है वो सारा का सारा करना है सेकेंडरी के ऊपर, ठीक है ना, सेकेंडरी के ऊपर हमें सर्कुलेटिंग करंट को फाइंड करना है। जो भी काम करना है वो सारा का सारा सेकेंडरी पे करना है। जब सेकेंडरी पे करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी वोल्टेजेस गिवन है यहाँ पर, डिफरेंट 230 है और एक में 220 है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले जल्दी से जाके वहाँ पर। तो पावर जो है आपके पास वो है 100, एक के पास KVA, और वोल्टेजेस आपके पास कितना है, 230 है एक पे। और इसी तरीके से यहाँ पर आप ले लेंगे S इज इक्वल्स टू 200 KVA, और वोल्टेज आप ले लेंगे 220 वोल्ट, ठीक है, सही है। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट इसको। अब हमें निकालना है Z बेस, तो Z बेस निकालने का तरीका क्या होता है, Z बेस आपको निकालना है तो इज इक्वल्स टू, सिंपल हमने ये कर करके हमें तो तकरीबन याद ही हो गया है, V/S करना होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि S इज इक्वल्स टू V²/R होता है, R को वहाँ भेजा और Z को इस तरह भेज दिया हमने, ठीक है। तो ये काम किया है हमने।
तो सिंपल जल्दी से इसको करते हैं, 230 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 100 किलो रख देंगे। यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पे के ले रहा हूँ। ठीक है, आंसर निकालते हैं फ़ौरन से। 230 का स्क्वायर अपॉन 100 एक्सपोनेंशियल 3, 0.529 आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, 0.529 जेड बेस। अब ओम्स के अंदर आ गया आपके पास ये। इसी तरीके से यहाँ पे ये निकाल लेंगे। तो Z इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन S, 220 का स्क्वायर अपॉन 200 का स्क्वायर, 200 एक्सपोनेंशियल 200 किलो हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, 220 का स्क्वायर अपॉन 200 एक्सपोनेंशियल 3, तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ 0.242 Z। ठीक है, और ये Z बेस है आपके पास। अब आपके पास ये चीज़ें निकल के आ गई हैं। अब आपको Z एक्चुअल निकालना है इन दोनों से। पर यूनिट आपके पास सबकी गिवन है, तो पर यूनिट ले आते हैं ज़रा नीचे। कॉपी करते हैं इसको और नीचे करते हैं पेस्ट। यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आ गई है अभी हमारे पास। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो Z एक्चुअल निकालना है मुझे। Z एक्चुअल मैं ACT लिख रहा हूँ बस यहाँ पर। तो जस्ट सिंपल हमें Z बेस और Z पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे जल्दी से आता हूँ। मैं ये काम सारा का सारा कैलकुलेटर पे करूँगा। मैं सबको करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे। 0.529 मल्टीप्लाई बाय, या मैं ब्रैकेट लगा दूँ सिंपल, 1.5 प्लस 4i। जो भी आंसर आएगा इसको हम कर देंगे 100 से डिवाइड। तो 0.022 और अच्छा ये इसके अंदर आ गया, तो मैं यहाँ पर, तो ये गलत हो गया इस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे और 3 पे क्लिक करूँगा, 1 पे आऊँगा, तो ये आपके पास आ गया 7.9 एक्सपोनेंशियल 3, मतलब 0.00793। मैं इसको पहले मिटा दूँ, तो 7.93 एक्सपोनेंशियल 3 -3 प्लस ये आपके पास बन जाएगा 0.0211 टाइम J। ठीक है ना, और इसी तरीके से मैं Z एक्चुअल 2 निकाल लूँगा। Z एक्चुअल 2 मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। तो इसको भी निकालते हैं जल्दी से और अपना आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पर। तो आपके पास निकल के आ जाएगा, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100 से डिवाइड करने के बाद 0.00242 प्लस, इसको देखना पड़ेगा, और 0.242 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.0212 ठीक है, 0.0121 टाइम J। ये आपके पास निकल के आ गए। अब आपको इनको करना है सम। तो सम करने के लिए मैं यहाँ पर ले लूँगा सिंपल 7.93 एक्सपोनेंशियल -3 प्लस 0.0211 टाइम I प्लस 0.00242 प्लस 0.0121 टाइम I। तो ये मेरे पास आ गए हैं 0.1035 और 0.0332। ठीक है, तो ZT मेरे पास आ गया है 0.01035 प्लस 0.0332 टाइम J। तो आपके पास ZT निकल के आ गया। बस आपने अभी तक यहाँ इतना काम करना था, आपने इनको सम करना था। सम हो गया। अब आपको इसके इस फार्मूला के मुताबिक इसको काम करना है। तो Z सर्कुलेटिंग निकालना है। तो Z सर्कुलेटिंग कुछ इस तरीके से निकलेगा कि आपके पास I सर्कुलेटिंग होना चाहिए। सही, I सर्कुलेटिंग तो हम निकाल रहे हैं।
डेल वी निकालना है तो 230 हायर माइनस लोअर मैंने आपको बताया था वो करना है अपॉन 0.0135 मैं इसको ज़रा रब करके लिख दूँ 0.1035 प्लस और ये आपके पास बन जाएगा 0.0332 डिवाइड करवाते हैं और पहले इसको हम ऐसे रख देते हैं 230 डिवाइड -20 करेंगे तो 10 आ जाएगा 10 अपॉन आपके पास आ जाएगा 0.01035 और प्लस 0.0332 और टाइम आई, ठीक है, इक्वल कर दूंगा और यहाँ पे जाके आई सर्कुलेटिंग निकालना है ना, मॉड पे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं 3 प्लस करूँगा और 2 पे ले आऊँगा तो 287.5 एंगल -72 पॉइंट आई थिंक 168, ठीक है। ये आपके पास आई सर्कुलेटिंग आ गया। आई होप ये समझ में आ गया है कि हमने आई सर्कुलेटिंग किस तरीके से निकाला है, फॉर्मुलेट किया है। अब आपको निकालना है ओहमिक लॉस, मतलब कि एक तरह से आपको निकालना है इम्पिडेंस लॉसेस, ठीक है ना। तो इम्पिडेंस लॉसेस निकालनी है तो किस तरीके से करेंगे, पावर निकालना है, पावर लॉस है असल में तो बेसिकली ये, तो पावर लॉस है V इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो आई यहाँ पर सर्कुलेटिंग वाला इस्तेमाल हो जाएगा। जब आई सर्कुलेटिंग वाला इस्तेमाल होगा तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जस्ट सिंपल इसका स्क्वायर करना है 287.5 का, ठीक है, और आर आपको पता है 0.5 है, इसका स्क्वायर करना है और यहाँ पर आपको आर से मल्टीप्लाई करवाना है तो आर आपके पास सिंपल वाला ये है तो 0.01035, ठीक है। ये अजीब सा हो गया बिल्कुल ही, खैर लिख दूंगा मैं यहाँ पे 287.5 का स्क्वायर इंटू 0.01035 तो 855 आपके पास आ गया पावर। फिर से मैंने वो इशू किया, मैंने पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं देखी, 49 पॉइंट के बाद वैल्यू ज़रूर देखें क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ए पार्ट तो हो गया है। अब मैं आऊँगा बी पार्ट के ऊपर। अब बी पार्ट में आपको क्या बोला गया था कि वी निकालना है सेकेंडरी, मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज निकालना है सेकेंडरी के ऊपर, तो वो भी निकालना आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हायर वोल्टेज कौन सा है। मैं इस डायग्राम को लेते हुए चलूँगा ताकि टर्मिनल वोल्टेज आपको सिखा सकूँ। तो आई थिंक मैंने क्या दोबारा से हटा दिए डायग्राम, नहीं ये रही, सही है। इसी को मैं अपना बनाऊँगा समझाने के लिए, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं नीचे, ठीक है, और इसको हमने बड़ा कर लिया। टर्मिनल वोल्टेज आपको बनाने, तो ऊपर जो है वो 230 है, नीचे 200 रखा हुआ है मैंने, चाहे आप चाहें तो इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, तो उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू जेड, ठीक है ना, I इंटू जेड। अब यहाँ पर एक I तो सर्कुलेटिंग वाला हो जाएगा और Z तो यहाँ पे T वाला हो जाएगा टोटल, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ पर आपको Z आई थिंक वो दिया हुआ है, सही है, तो हमें यहाँ पर यही चीज़ गिवन है। तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको सिंपल यहाँ पर E के पास, यहाँ पर मैं अगर आई कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पर यह आई भी नहीं लगाता। अब ये आपको खुद चूज़ करना है कि आपको लगाना कौन सा। आपने देखना है कि आपका हायर पोटेंशियल कौन सा है। आपने देखा कि 230 है तो 230 VA था, आपको पता है, तो आपने बस यहाँ पे छोटा सा VA लगा देना है, ठीक है। और ये VT होता है टर्मिनल वोल्टेज। अब सब चीज़ आपको पता है, तो 230 माइनस करंट आपको पता है, एंगल के साथ लिखेंगे 287.5 एंगल -72.68 और 0.0078, या मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, मुझे टोटल लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना, टोटल वाला मुझे लिखना है। तो
7.83 एक्सपोनेंशियल, ये 93 था, ठीक है ना, 93 था आई थिंक, या 43 था, 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर चेक कर लेते हैं, और प्लस 0 पॉइंट, ये इसको देख ही लेते हैं ZT मेरा क्या निकला है। ZT मेरा निकला है, अच्छा ठीक, यहाँ पे मुझे टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेना, तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए फिर जो चीज़ मुझे यूज़ करनी होगी ना, जो मैं यूज़ करूँगा, आपको फिर उसका वोल्टेज लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल कौन सा होता है, टर्मिनल आपके पास होता है ये वाला पॉइंट, इसको मैं और बड़ा कर दूँ ज़रा, टर्मिनल आपके पास होगा, अगर ये अगर वोल्टेज बढ़ा तो आपके पास टर्मिनल ये है, इसका प्लस पॉइंट और इसका माइनस पॉइंट। अगर मैं DC सोर्स बना दूँ यहाँ पर प्लस माइनस बना के, मैं अगर बोलूँगा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जो कि यहाँ पे आकर हो, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे इसकी इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस भी बना दूंगा तो वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम ZT नहीं लेंगे, यहाँ पे हम जो Z कौन सा लेंगे, A लेंगे, जो भी बड़ा होगा आपने उसके हिसाब से उसकी टर्मिनोलॉजी लेनी है, तो ZA में यहाँ पे लेते हुए चलूँगा। तो ये राइट टाइम पे मुझे ऐसे में याद आ गया है। तो अब हम आ जाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7.43 और प्लस 0.211 है आई थिंक, ठीक है ना, टाइम J देख लेता हूँ मैं ज़रा दोबारा, 0.0211 0.0 एक जीरो में यहाँ पे स्किप कर गया हूँ, तो 0.0 है यहाँ पे, ठीक है। इसको रखते हैं और आंसर निकालते हैं टर्मिनल वोल्टेज अपने। तो 230 माइनस करंट है आपके पास 287.5 एंगल माइनस 72.68 और मल्टीप्लाई कर देंगे 7.43 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 प्लस 0.0211 और यहाँ पर I लगाना है। तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा 223 और यहाँ पे आप देखें तो एंगल 0 ही हो गया है, तो 223.5 आपके पास आंसर आ गया है। ये आपके पास वोल्टेज आ गया VT। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने ये किस तरीके से सॉल्व किए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो जिस चीज़ पे आपको टर्मिनल निकालने होंगे, आपने सिंपल इसको DC वाला फॉर्मूला याद रखना है कि DC के अंदर हम क्या रखते हैं, अगर आप इसके साथ इम्पीडेंस और वो भी बना दें, खैर होती तो नहीं है, लेकिन हम बोलें टर्मिनल निकाल देना, तो टर्मिनल आपके पास ये होते हैं, तो VT आपके पास ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। जब ये टर्मिनल्स कहलाते हैं तो वहाँ पर उसकी इम्पीडेंसेस हम लेंगे, क्योंकि करंट वहाँ से पास होगा, करंट वहाँ से गुजरेगा तो तभी उसकी इम्पीडेंस निकल के आएगी। क्योंकि हमें VT का मतलब होता है, VT आपके पास जो होता है ना, इसका अगर फॉर्मूला कैसा है मैं आपको वो भी बता दूं। जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है जो कि यहाँ पे अपेयर होगा, वो किसका होगा, अगर आप यहाँ पे सिंपल KVL लगा दें तो यहाँ से जो जाएगा वो सिंपल V का, या आप इसको E का नाम बोल दें, EMF, और इसको माइनस कर देंगे इस वाले वोल्टेज को IZ से, तो आपके पास ये टर्मिनल वोल्टेज निकल के आ जाएगा। तो इतना निकल के आ जाएगा। अगर ये आपके पास 15 वोल्ट है और ये आपके पास 3 वोल्ट का लॉस है, तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें देखनी है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है।